नमस्कार। टिकर स्टॉक मार्केट क्लासेस सीजन 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सीजन को आपने जितना प्यार दिया ना, उसी के कारण मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मैं इस सीजन को लेके आ सकूं। लेकिन इस सीजन को हम शुरू करें उसके पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो अब प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पर है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। उस सीजन के एटलीस्ट शुरू के 2-4 वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीजन में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी एडवांस चीजें आपको समझाऊंगा सिंपल तरीके से ही। लेकिन अगर आप उस सीजन के कुछ शुरू के वीडियोस देख लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। दूसरा, क्योंकि हम सारे अगले 21 दिन में ticker.finology.in को यूज करने वाले हैं एनालिसिस सीखने के लिए, और इसका मोबाइल ऐप अभी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे नहीं है, तो इसके वेब वर्जन को ही आप मोबाइल में एज एन ऐप सेव कर सकते हैं। आपको बस अपने सफारी या क्रोम ब्राउजर पे ticker.finology.in खोलना है, ऊपर मेन्यू पे क्लिक करके इसको ऐड टू होम स्क्रीन कर देना है और तुरंत टिकर का वेब ऐप आपके फोन पे सेव हो जाएगा होम स्क्रीन पे, और आप जब चाहें इंस्टेंटली इसे यूज कर सकेंगे। और ये मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है, बिल्कुल ऐप की तरह ही काम करेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 2 का पहला लेसन। बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स आते हैं और ना हमको ये डिविडेंड का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि हर साल शेयर का जो दाम बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट भी साल में 1 बार या 2 बार मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और उस कारण ना कई बार हम डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स को लेते हैं, या वो स्टॉक्स जो अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। हमारे मन में ये आता है कि शेयर का दाम ना भी बढ़े ना तो 10% तो ये मेरे को साल का डिविडेंड ही दे रहा है, वही एफडी से दुगना है, मैं तो उसी से कमा लूंगा, तो ये शेयर बहुत अच्छा है। तो आज इस सीरीज की शुरुआत में जो पहला वीडियो है, ये यूजुअली सबसे जरूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए ना मैंने टॉपिक चुना है डिविडेंड्स का, और इसकी अच्छी चीज ये है कि सिर्फ डिविडेंड से ना आप कंपनी की पूरी फितरत, उसके मैनेजमेंट के इंटेंशन, उसका नेचर, कितने ऑनेस्ट हैं, ये सब कुछ पता कर सकते हैं। डिविडेंड दिखता बहुत सिंपल है, लेकिन डिविडेंड को अगर आपने सच में पढ़ना सीख लिया, डिविडेंड को समझ गए ना, तो कंपनी के बारे में सब कुछ आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सिर्फ वो कैसे डिविडेंड देती है, उसका पास्ट डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इतनी सी चीज देख के। लेकिन मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एंड तक डिविडेंड के बारे में कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी और जो आपका नजरिया बदल देंगी। तो इस वीडियो को अगर मैंने चुना है, ये टॉपिक जो दिखता सिंपल है कॉम्प्लेक्स, तो बहुत सोच समझ के चुना है। प्लीज इसे जरूर पूरा देखिएगा, और वीडियो के एंड तक अगर आपको ये पसंद आए तो इसे सबके साथ शेयर करिएगा। इंडिया में ना हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टिंग सिखा ही देनी है, तो प्लीज इसमें मेरी हेल्प करिएगा। तो आज ना इस डिविडेंड की मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं, और आपको पता चलेगा कि ये डिविडेंड है या धोखा, और फिर आप बेटर तरीके से डिसीजंस ले सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो कुछ अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स को ढूंढते हैं। तो अब जाते हैं हम स्क्रीनर सेक्शन पे टिकर के। अब यहां पे आप चाहें तो खुद भी स्क्रीन कर सकते हैं, या डिविडेंड के लिए तो हमने एक रेडीमेड स्क्रीन बनाया हुआ है। तो चलिए रन स्क्रीन करते हैं। अब यहां पे वो कंपनीज हैं इस स्क्रीन के अंदर जिनकी डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीनों में 10% से ज्यादा की है। तो अब देखते हैं ऐसी कितनी कंपनीज हैं। ऐसी कुछ 15 कंपनीज हैं। अब इन 15 कंपनीज में हम चूज करते हैं एक सरकारी ट्रस्टेड कंपनी को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। हम में से शायद हर कोई इस कंपनी को जानता है। इनके पेट्रोल पंप्स पे हम जाते हैं और देखते हैं ये कितना डिविडेंड देती है। तो ये कंपनी डिविडेंड देती है 10% से ज्यादा का। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये डिविडेंड यील्ड होता क्या है। ये डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि शेयर प्राइस पे कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है। यानी अगर शेयर प्राइस है 116 और डिविडेंड यील्ड है 10%, यानी अगर आप इस शेयर को आज खरीदेंगे तो पिछले हिस्ट्री के हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट कि क्लोज टू 10% डिविडेंड आपको मिलेगा। ये पिछली हिस्ट्री के हिसाब से है, आगे कंपनी दे ना दे ये उनके ऊपर है। यानी कुछ 16 रुपीज के आसपास आपको डिविडेंड मिलेगा, या पिछले साल कंपनी ने दिया है। तो एक जो चीज हमको जाननी है वो ये कि सबसे पहले अगर आप डिविडेंड के लिए स्टॉक्स ले भी रहे हैं तो कितना परसेंट डिविडेंड मिलता है, इस पे मत जाइए, क्योंकि डिविडेंड ना फेस वैल्यू पे मिलता है। यानी अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 10 रुपए का डिविडेंड देगी, और अगर आप ये देखेंगे कि इसने कितना परसेंट डिविडेंड दिया, तो न्यूज चैनल्स में अनाउंसमेंट आएगा 100% डिविडेंड दिया।
क्यों? क्योंकि वो जो 100% है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू है 10 रुपीज, और 10 रुपीज अगर डिविडेंड किसी ने दे दिया तो न्यूज चैनल्स में हर तरफ फ्लैश होने लगेगा 100% डिविडेंड। इसलिए कितना परसेंट डिविडेंड मिला, दैट्स यूजलेस। आपको देखना है डिविडेंड यील्ड कितना है। इसीलिए यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो डिविडेंड परसेंट हमने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो तो यूजलेस है ना। काम का है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड आपको बताता है कि आप जिस प्राइस पे शेयर ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में कंपनी ऑन एन एवरेज पास्ट में कितना डिविडेंड देती है। अब आप शेयर 10 रुपए में तो ले नहीं रहे, तो फेस वैल्यू के हिसाब से कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है ये जान के आपको क्या करना, आप शेयर तो उस भाव पे लेंगे ना जिस भाव पे शेयर मार्केट में है, जो 116 रुपए पे है। तो 116 रुपए पे अगर आप लेंगे तो रफली आपका डिविडेंड यील्ड ईयरली कितना होगा बेस्ड ऑन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स, वो ये बता रहा है 10% के आसपास। तो अब इसको ना हम वेरीफाई करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस पे जाके। तो आप कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस कंपनी ने कब कितना डिविडेंड दिया है वो दिख जाएगा। अगर आप किसी भी एकेडमिक डेफिनेशन किताब में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि डिविडेंड वो हिस्सा है जो कंपनी के ओनर्स को मिलता है कंपनी के मुनाफे में से। तो अगर कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है और अगर आप शेयर होल्डर हो यानी आप कंपनी के पार्ट ओनर हो, तो उस प्रॉफिट में से कंपनी अगर चाहे तो आपको थोड़ा सा हिस्सा देती है मुनाफे का, क्योंकि आप भी ओनर हो तो मुनाफे में आपको भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो मुनाफे का हिस्सा जो कंपनी डिसाइड करती है कि अपने ओनर्स में बांटना है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अब अगर मुनाफे का हिस्सा मुझे मिल रहा है तो पहली चीज तो मुझे ये देखनी है कि कंपनी को सफिशिएंट मुनाफा हुआ है कि नहीं। जैसे मेरे हिसाब से तो मुनाफा वो है जो मेरे पास बचा मेरा कर्जा चुकाने के बाद। अगर मेरे पास हजारों करोड़ों का कर्जा है और फिर भी मैं लोगों को डिविडेंड बांट रहा हूं तो ये तो मुनाफा है ही नहीं ना, और मुनाफा है ही नहीं तो मैं किस चीज का हिस्सा बांट रहा हूं। एक तरफ तो लाखों करोड़ों का लोन है, दूसरी तरफ मैं जो मुनाफा कमा रहा हूं उससे लोन चुकाने के बदले मैं लोगों को डिविडेंड बांट रहा हूं। तो मुझे तो ये बड़ा खतरनाक लगता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन ऑयल पे कितना डेट है जरा देखिए। 1 लाख करोड़ से ऊपर का डेट है। 1,16,000 करोड़ का डेट है इंडियन ऑयल पे, इतना लोन है इस कंपनी पे। अब जरा देखते हैं कि सिर्फ पिछले साल इसने कितना डिविडेंड बांटा। टोटल इंडियन ऑयल के शेयर्स हैं 940 करोड़ शेयर्स, 940 करोड़ शेयर्स हैं इंडियन ऑयल के। एक शेयर के पीछे रफली 10% का डिविडेंड बांटा, 10% ऑफ मार्केट प्राइस, यानी लगभग 15 रुपए का डिविडेंड बांटा एक शेयर के पीछे। 10% डिविडेंड यील्ड है, एक शेयर के पीछे 15 रुपए का डिविडेंड। 941 करोड़ शेयर्स हैं, यानी कितना डिविडेंड बांटा पता है आपको? लगभग 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ रुपीस का डिविडेंड बांट दिया इस कंपनी ने। वो 14,000 करोड़ से क्या वो कंपनी अपना डेट कम नहीं कर सकती थी? अगर ये कंपनी अपना डेट कम करती तो इसको इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं करनी पड़ती। जो बैंक से लोन लिया, लोन पे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो ये कंपनी बचा सकती थी। जरा देखते हैं कि ये कितना इंटरेस्ट देती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आए। अब इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखिए। ये कंपनी लगभग 6,000 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंस देती है। तो अब जरा सोचिए ये कहां की समझदारी है कि 6,000 करोड़ मैं हर साल सिर्फ ब्याज पटा रहा हूं और मेरे पे 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है और मैं 15,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड्स बांट रहा हूं। वो 15,000 करोड़ से मैं अपना ये जो डेट है इसको कम कर लेता, डेट बचता 1 लाख करोड़, यानी मेरा 700-800 करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता। अगले साल से 700-800 करोड़ का यानी मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। लेकिन ये सब ना करते हुए मैं डिविडेंड्स बांट रहा हूं। यानी एक तरीके से क्या हो रहा है पता है? ये तो सरकारी कंपनी है जो बची हुई है। कोई प्राइवेट कंपनी ये कर रही होती ना तो उसे फ्रॉड, स्कैम ये सब का धब्बा लग जाता। ये बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, ये बैंक से लोन या कहीं से भी लोन उठा रही है, गवर्नमेंट से लोन, जैसे भी लोन मिल रहा है ये लोन उठा रही है, उस लोन को ये डिविडेंड के रूप में बांट रही है। तो ये कितनी खतरनाक चीज है एज अ शेयर होल्डर। अगर मैं इस कंपनी का ओनर हूं
और मैं उस कंपनी को ऐसे करते हुए देखूं कि वो बैंक से लोन लिए जा रही है और बजाय कि उस लोन से वो बिजनेस को बेटर करे, वो उस लोन का पैसा यूज कर रही है डिविडेंड बांटने में, ऐसे में तो कंपनी डूबती चली जाएगी, उसका डेट हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत बहुत डेंजरस चीज है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया एक सरकारी कंपनी का कि चलो ये तो भागेगी नहीं, डूबेगी नहीं, सरकार इसको संभाल के रखेगी, लेकिन ये चीज अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में देखें ना तो तुरंत उस कंपनी से भाग जाइए। ये बहुत ही रिस्की चीज है। इसके अलावा एक और कारण ये है कि जब आप डिविडेंड बांटते हैं ना, एक तो डिविडेंड ना आप नेट प्रॉफिट से देते हैं, यानी आप डिविडेंड उस अमाउंट से देते हैं जिस पे आपने इनकम टैक्स सरकार को ऑलरेडी पे कर चुका है। तो आपने प्रॉफिट कमाया, उस पर 25% के आसपास का इनकम टैक्स दिया, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचा वो आपने डिविडेंड के रूप में बांटा। लेकिन जब आप डिविडेंड बांटते हैं तो आपको जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसको भी उस डिविडेंड पे टैक्स देना होता है। अब डिविडेंड के फेवर में ना एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि हमको क्या करना है कि वो डिविडेंड कैसे दे रही है, आप क्यों बोल रहे हो कि वो बैंक से लेके लोन लेके डिविडेंड दे रही है तो वो गलत है। हमको तो पैसा मिल रहा है ना, हमको तो 10% हमारे शेयर प्राइस का हर साल डिविडेंड के रूप में मिल रहा है। 10 साल में हमारा शेयर फ्री हो जाएगा। अब वो लोन लेके ले कि कर्जे में डूबे, हमको क्या, हमको तो हर साल 10% की रिकवरी हो रही है, हम तो इससे खुश हैं। तो अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, और ये हम लोग सोचते नहीं है कि जो डिविडेंड है ना वो हवा से तो आ नहीं रहा। जब भी कंपनी डिविडेंड बांटती है तो कंपनी की खुद की वैल्यू कम हो जाती है और कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता है। सुनने में अजीब लग रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए है। उस 1 करोड़ में से मैं ये सोचता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ है, मेरे घर वालों को, जो उनको मैं मानता हूं कि मेरे शेयर होल्डर्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो मुझ में उनका हिस्सा है, वो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, उनको मैं 5-5 लाख रुपए, 4 लोग मेरे घर में 5-5 लाख रुपए डिविडेंड बांट देता हूं। तो अब मेरी नेटवर्थ क्या हो जाएगी? अगर मैं एक शेयर होता तो मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ से कम होके 80 लाख हो जाती और मेरे घर वालों की नेटवर्थ 5-5 लाख रुपए बढ़ जाती, क्योंकि मेरे से हट के वो पैसा उनके पास चला गया, मैंने उनको डिविडेंड दे दिया, तो मेरी नेटवर्थ कम हो गई। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ है और मैंने 5-5 लाख रुपए 4 अपने घर वालों को दे दिए, मेरे पास 80 लाख बचे, तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने डिविडेंड दिया तो मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ प्लस 20% डिविडेंड यील्ड हो गई। नहीं, पहले मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ थी और अब मेरी नेटवर्थ गिर के 80 लाख हो गई, प्लस मैं डिविडेंड देता हूं, ये दिखने लगा। तो जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसकी खुद की वैल्यू कम हो जाती है, जिसके कारण उसके शेयर का दाम गिर जाता है। ये है इसका प्राइस चार्ट पिछले 5 सालों का। तो 5 साल पहले ये शेयर 103-104 के आसपास था, फिर ये 200 के आसपास भी था और अभी फिर से ये 115 के आसपास ही है। यानी 5 साल में ये शेयर कहीं गया ही नहीं। जाएगा कैसे? कंपनी तो सारा मुनाफा बांट देती है, उल्टा लोन लेके भी लोगों को पैसा बांट देती है, तो इस कंपनी की नेट वर्थ बढ़ ही नहीं रही, इस कंपनी के रिजर्व्स तो बढ़ ही नहीं रहे। तो ये अप्रोच क्यों और ज्यादा बुरा है? क्योंकि डिविडेंड पे तो टैक्स भी ज्यादा लगता है। अगर यही कंपनी डिविडेंड ना देके अपने पास रखती तो जो 10% इसने डिविडेंड नहीं दिया होता पिछले साल, तो इसके शेयर का दाम 10% ज्यादा होता, 130 रुपए के आसपास होता। उस पे अगर आप इस शेयर को 1 साल रख के बेचते तो आप पे 10% कैपिटल गेन टैक्स ही लगता, टैक्स भी कम लगता। डिविडेंड के कारण तो टैक्स भी ज्यादा लग रहा है। अगली बार जब भी ये कंपनी डिविडेंड देगी तो एक्स डिविडेंड डेट जो है उसके बाद ना जितने रुपए का डिविडेंड है, मान लीजिए 6 रुपए का डिविडेंड है, तो रफली 6 रुपए से ये शेयर प्राइस गिर जाएगा। तो डिविडेंड निकलता ये शेयर के प्राइस से ही है, तो इसलिए खुश होने की तो कोई बात ही नहीं है। अब ना हम एक और बहुत जरूरी कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड के अराउंड, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह की कोई भी कंपनीज का ग्रुप आपको ढूंढना कैसे है। तो आपको ticker.phrenology.in पे आके स्क्रीनर पे क्लिक करना है, गो टू स्क्रीनर पे जाइए। लेकिन उसके पहले यहां इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको कैसे यूज करना है, यहां भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्क्रीनर को कैसे यूज करना है। घबराइएगा मत, बहुत ही सिंपल है। चलिए तो आप स्क्रीनर पे जाते हैं, तीसरी बार यहां भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको कैसे यूज करना है। तो पहली बार में थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन ये बहुत आसान है। जैसे अगर मुझे चाहिए कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज्यादा का डिविडेंड दिया है, डिविडेंड यील्ड, तो मैं यील्ड टाइप करूंगा और मैं स्क्रॉल करके पिछला साल मुझे चाहिए
तो Y1 ईयर 1, 1 मतलब लेटेस्ट, 2 मतलब उससे पुराना, 3 मतलब उससे पुराना, और TTM यानी पिछले 12 महीने। तो फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं, पिछले 12 महीने, जून टू जून, दिसंबर टू दिसंबर। जबकि ये ईयर 1 ईयर 2 ये फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल टू मार्च। तो मान लीजिए मुझे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखना है वो कंपनीज जिन्होंने 5% से ज्यादा का डिविडेंड दिया है। तो मैंने ईयर चूज किया। अब मुझे ज्यादा वाला सिंबल चाहिए, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन, तो मैंने ये चूज किया। और 5%, तो मैंने 5 टाइप किया। अब इस स्क्रीनर को रन करके देखते हैं कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं। तो ऐसी 156 कंपनीज हैं जिन्होंने 5% से ज्यादा का डिविडेंड दिया। अब यहां मैंने परसेंटेज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डिविडेंड यील्ड हमेशा परसेंटेज में ही होता है। तो इस तरीके से ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आप जिस तरह की कंपनीज चाहें उस तरह की कंपनीज ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पी रेशो वाली कंपनीज चाहिए कि किसी कंपनी का पी रेशो इतने से ज़्यादा हो, मान लीजिए 20 से ज़्यादा हो, तो आप स्क्रीनर रन करके देख सकते हैं और सारी वो कंपनीज आपको एक झटके पे मिल जाएंगी। तो ऐसी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस भी यूज़ कर सकते हैं जो हम आगे सीखेंगे। लेकिन आज क्योंकि हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो चलिए वापस डिविडेंड की तरफ ही चलते हैं। तो चलिए अब मैं वापस उसी रेडीमेड स्क्रीनर की तरफ आ गया हूँ जो हमने डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बनाया हुआ है। और यहाँ पे 15 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 12 महीने में 10% से ज़्यादा का डिविडेंड दिया है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब इनसे ना एक और मेजर प्रॉब्लम है। कई लोगों को ये लग सकता है कि कुछ लोग जो डिविडेंड यील्ड पे ही जीते हैं, सीनियर सिटीजन हो, रिटायर्ड लोग हों, उनके लिए तो ऐसी कंपनीज अच्छी हैं ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इसके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो? अब इसका जवाब ये है कि ठीक है, कुछ लोग ज़रूर ऐसे होते होंगे जो डिविडेंड यील्ड पे जीते होंगे और इसके कारण हो सकता है ये सरकारी कंपनीज डिविडेंड मेंटेन करती हैं ताकि वो लोग जी सकें, उनकी मंथली इनकम, ईयरली इनकम उनको मिलती रहे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज भी हैं। अब एज प्राइवेट कंपनीज, अगर मैं प्राइवेट कंपनी का ओनर हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? एज अ प्राइवेट कंपनी का ओनर या मैनेजर मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मेरे जो 5% या 10% रिटायर्ड शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड मिलता रहे, भले ही फिर ये कंपनी के लिए खराब हो, टैक्स वाइज इनएफिशिएंट हो, बाकी शेयर होल्डर्स के लिए गलत हो। मैं ऐसा नैरो पर्सपेक्टिव नहीं ले सकता। एज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी मेरा एक काम है कि मेरी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू या मेरी कंपनी की वैल्यू हर साल बढ़ती रहे। अब अगर हर साल मैं खूब सारा डिविडेंड दे दे के उस पैसे को बहाता रहूंगा तो मेरी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी, यानी मेरे कंपनी का शेयर कभी नहीं बढ़ेगा। तो उन 4-5% लोगों को जिनको मैं डिविडेंड देना चाहता हूं उनके साथ भी मैं गलत ही कर रहा हूं, क्योंकि शेयर का दाम कभी नहीं बढ़ रहा और वो इस आस में बैठे हैं कि शेयर का दाम बढ़ेगा, वो बढ़ नहीं रहा। बाकी 95% लोगों के साथ तो मैं गलत कर ही रहा हूं, क्योंकि मेरा प्राइमरी एम है कंपनी की शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाना। मैंने डिविडेंड देने के लिए कंपनी नहीं खोली है, शेयर का दाम बढ़ाने के लिए कंपनी खोली है। उसी से ज्यादातर लोगों का फायदा होगा क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट भी है। दूसरा, अगर आप सच में ये चाहते हो कि कुछ लोगों को रिकरिंग इनकम मिलती रहे तो डिविडेंड के बजाय आप अपने शेयर्स का बायबैक कर लो, यानी अपने शेयर्स को खुद खरीद लो बाजार से ऊंचे भाव में। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है जो आप अपने शेयर होल्डर्स को लौटाना चाहते हो तो आप शेयर्स का बायबैक कर लो। 100 रुपए का शेयर आप 120 रुपए में खरीद लो, तभी भी आपके फंड्स ही जा रहे हैं, डिविडेंड में भी आपके फंड्स ही जा रहे हैं। आप शेयर का बायबैक कर लो, जिसको पैसों की जरूरत उस समय होगी वो कंपनी के शेयर्स बेच देगा आपको बाजार से ऊपर भाव में, और जिसे पैसों की जरूरत नहीं होगी वो नहीं बेचेगा। डिविडेंड में तो क्या होता है, चॉइस नहीं होती। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपको लेना ही पड़ेगा, उस पर आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी बाय बैक कर रही है तो एटलीस्ट लोगों को चॉइस मिल रहा है ना। जिनको पैसों की जरूरत है वो शेयर दे के बाजार से ऊंचे भाव में शेयर दे के पैसे ले लेंगे, जिनको नहीं जरूरत है वो शेयर लेके एंजॉय करते रहेंगे। तो लोगों को चॉइस देना एक बेटर तरीका होगा। इसके अलावा एक और जरूरी चीज सोचिए, मैंने अगर किसी कंपनी को अपने पैसे दिए हैं, उसके शेयर में पैसे डाले हैं, तो क्यों डाले हैं? क्योंकि मेरे को उस कंपनी के मैनेजर से उम्मीद है कि वो मेरे 100 रुपए को कल को 200 करेगा, 500 करेगा, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए हैं। अब अगर उस कंपनी को लगता है कि वो मेरे पैसे को नहीं बढ़ा सकता तो वो बाय बैक ले आए। वो बोले हम आपके 100 को 200 नहीं कर सकते, 120 रुपए हम आपको दे रहे हैं, आप हमको शेयर वापस कर दीजिए, क्योंकि हम शेयर का दाम बढ़ा नहीं सकते, तो आपके 100 रुपए आप वापस ले लीजिए। कंपनी बाय बैक ले आके हमको पैसे वापस दे देती है।
ये समझ में आता है। लेकिन मैंने तो कंपनी को पैसे बढ़ाने के लिए दिए ना, या तो वो बढ़ाए उस शेयर का दाम या बायबैक करके वापस कर दे। हर साल अगर वो 10-10 रुपए डिविडेंड दे रही है तो मैंने कंपनी को पैसे दिए ही क्यों? मैंने कंपनी को पैसे इसलिए नहीं दिए कि वो मेरे से आज 100 रुपए ले ले और हर साल उसमें से 10-10 रुपए मुझे लौटाते रहे। इसलिए तो मैंने उस कंपनी को पैसे नहीं दिए ना। मैंने सिर्फ एक कारण से पैसे दिए कि मेरे शेयर का दाम बढ़ा के दे, मेरे पैसे डबल करके दे। इसलिए नहीं कि मेरे से 100 रुपए ले ले, उसी 100 रुपए में से हर साल 10-10 रुपए लौटाते रहे, जिस पे उस 10 रुपए पे फिर मैं 2-2 3-3 रुपए हर साल टैक्स भी देता रहूं। मैंने कंपनी को पैसे इसलिए नहीं दिए। तो इसलिए जब भी आप डिविडेंड के बारे में सोचें तो ये सारी चीज़ों को सोचें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर रोज़ संडे को छोड़ के, संडे मुझे भी ब्रेक की ज़रूरत है, हर रोज़ रात को 8 बजे आपको अगले 20 दिनों तक वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि यूट्यूब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज़ प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।